नमस्कार। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं वाराणसी में हाल ही में सामने आए एक काफी बड़े स्टॉक मार्केट धोखाधड़ी रैकेट के बारे में। नमस्कार। हाँ, ये काफी चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक विस्तृत समाचार रिपोर्ट है जिसमें पुलिस की कार्रवाई कैसे हुई, गिरोह कैसे काम कर रहा था और जो शुरुआती गिरफ्तारियां हुई हैं उसका पूरा ब्यौरा है। ठीक है। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि परत दर परत समझें कि आखिर ये धोखाधड़ी चल कैसे रही थी। हाँ, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? एग्जैक्टली। पुलिस ने इसे कैसे उजागर किया और सबसे जरूरी निवेशकों को इससे क्या सबक लेना चाहिए। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं इस बात से कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जा रहा था। ये आजकल बहुत आम हो गया है ना। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ पैसों के गबन का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे भरोसे को तोड़ा जाता है और तकनीक का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। सही कहा। वाराणसी कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने काफी खुफिया जानकारी जुटाई, तकनीकी निगरानी की, उसके बाद ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये कोई अचानक हुई बात नहीं लगती। मतलब काफी प्लानिंग से चल रहा था ये सब। हाँ, एक सोची समझी साजिश लगती है। अच्छा, तो हुआ ये कि पुलिस को कहीं से खबर मिली कि स्टॉक मार्केट में निवेश करवाने के नाम पर एक बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क चल रहा है। अच्छा। लगता है ये लोग काफी समय से ये घोरक धंधा कर रहे थे और शायद अब तक न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके होंगे। हाँ, और शुरुआती जांच से ही ये साफ हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है। पुलिस ने सिर्फ 2 अवैध कॉल सेंटरों पर ही छापा नहीं मारा, बल्कि 10 और ऐसी जगहों की निशानदेही की जहां इसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। 10 और जगह? बाप रे। हाँ। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, एक साथ इतनी जगहों पर कार्रवाई होना ये बताता है कि ये नेटवर्क कितना संगठित था और कितना फैला हुआ था। सही बात है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक पूरी मशीनरी काम कर रही थी। हो सकता है अलग अलग शहरों में भी इसके तार जुड़े हो। इनके काम करने का तरीका भी बड़ा शातिराना था, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। कैसे? सबसे पहले ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, शायद व्हाट्सएप ग्रुप्स भी, हाँ, उन पर बहुत लुभावने विज्ञापन डालते थे जिनमें स्टॉक मार्केट से रातों रात या बहुत कम समय में भारी मुनाफे का लालच दिया जाता था। और यहीं से वो साइकोलॉजिकल खेल शुरू होता है। आजकल हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है ना। बिल्कुल। और ऐसे विज्ञापन इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। गारंटीड रिटर्न, जीरो रिस्क, एक्सपर्ट एडवाइस, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक झूठा विश्वास पैदा किया जाता है। सोशल मीडिया पर तो ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है। आम आदमी के लिए असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई इन विज्ञापनों को देखकर दिलचस्पी दिखाता था और शायद कोई फॉर्म भरता या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करता, तो इनके टेलीकॉलर्स फौरन उससे संपर्क साधते थे। और ये टेलीकॉलर्स शायद काफी ट्रेंड होते होंगे, बातचीत करने में माहिर। हाँ, बिल्कुल। उनका पहला मकसद ही होता है भरोसा जीतना। अच्छा। वे बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की कुछ जानी पहचानी बातें करते हैं, शायद कुछ शुरुआती टिप्स भी देते होंगे ताकि लगे कि वे सच में एक्सपर्ट हैं। ये भरोसे की नींव रखने जैसा है, जिस पर बाद में वो धोखाधड़ी की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। इसके बाद का कदम तो और भी खतरनाक था। निवेशकों का भरोसा पक्का करने के लिए ये लोग नकली लाभ दिखाते हुए जाली वीडियो या स्क्रीनशॉट्स शेयर करते थे। सोचिए, किसी को वीडियो में दिखाया जाए कि भाई फलां व्यक्ति ने इतने से निवेश से इतना कमा लिया, तो यकीन करना आसान हो जाता है। हाँ, ये विजुअल प्रूफ का असर बहुत गहरा होता है। देखकर यकीन करने की हमारी फितरत होती है ना? सही कहा। हो सकता है ये वीडियो एडिटेड हो या शायद कुछ शुरुआती छोटे मोटे असली प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। आजकल तो डीप फेक तकनीक से ऐसे वीडियो बनाना और भी आसान हो गया। ये निवेशकों को पूरी तरह यकीन दिला देता है कि भाई ये एक सुनहरा मौका है, इसे चूकना नहीं चाहिए। और जब निवेशक पूरी तरह इनके जाल में फंस जाता, रिपोर्ट कहती है कि वे उसे एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए मनाते थे, शायद किसी खास ब्रोकर के साथ या किसी ऐप पर। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता था। अकाउंट खुलवाने के बाद ये धोखेबाज किसी न किसी बहाने से, जैसे कि हम आपके बिहाफ पर ट्रेड करेंगे या तकनीकी मदद चाहिए होगी, इस टाइप के बहाने बनाकर उस अकाउंट का पूरा एक्सेस, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड, अपने कंट्रोल में ले लेते थे। यहाँ बात और भी पेचीदा हो जाती है। बिल्कुल, यहीं पर निवेशक अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देता है। एक बार जब अकाउंट का एक्सेस धोखेबाजों के हाथ में आ गया
तो फिर वो निवेशक के पैसे से अपनी मर्जी के मुताबिक सौदे कर सकते थे। बाप रे। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, क्योंकि आपका पैसा अब आपके हाथ में नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में है। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद वे निवेशकों को मजबूर करते थे कि वे लगातार शेयर खरीदें और बेचें। अच्छा, मतलब दबाव डालते थे। हाँ, शायद उन्हें फोन करके दबाव डालकर या ये कहकर कि मार्केट का मूवमेंट है, अभी खरीदो अभी बेचो। मकसद सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना होता था। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर खरीद फरोख्त यानी हर सौदे पर ब्रोकरेज कटता है। एग्जैक्टली। ये ब्रोकरेज इन धोखेबाजों की कमाई का एक मुख्य जरिया था। निवेशक को फायदा हो या नुकसान, हर ट्रेड पर इनकी जेब गर्म हो रही थी। इसे चर्निंग कहते हैं फाइनेंस की भाषा में। अच्छा, चर्निंग। हाँ, जब ब्रोकर सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए क्लाइंट के अकाउंट में बेवजह की ट्रेडिंग करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। हाँ, और वो ये कि जो भी तथाकथित मुनाफा निवेशक के अकाउंट में दिखता था, जो शायद असली हो भी या न भी हो, उसका लगभग 40% हिस्सा ये ऑपरेटर्स सीधे अपने पर्सनल बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। 40%? हाँ, 40%। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि उनका इरादा निवेश से मुनाफा कमाना कतई नहीं था। बिल्कुल नहीं। बल्कि सीधे सीधे निवेशक के पैसे ही लूटना था। 40% कमीशन या प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर सीधे अपने खाते में लेना, ये निवेश की दुनिया में सरासर धोखाधड़ी है। ये तो वाकई बहुत ही गंभीर है। हाँ। ये पूरी तरह से मतलब वित्तीय साक्षरता की कमी और जल्दी अमीर बनने के लालच का फायदा उठाना है। निश्चित रूप से। लोग अपनी मेहनत की कमाई इन योजनाओं में लगा देते हैं और फिर सब कुछ गवा बैठते हैं। बिल्कुल, वित्तीय साक्षरता की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। लोगों को पता ही नहीं होता कि असली निवेश और धोखाधड़ी में क्या फर्क है, रेगुलेटेड ब्रोकर्स कौन है। सही बात है। और किसी भी निवेश योजना की जांच कैसे की जाए। ये घटना इसी कमी का नतीजा है। अब पुलिस की कार्रवाई पर आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस ऑपरेशन में अब तक कुल 29 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। 29? हाँ, 29। ये नंबर बताता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना संगठित रहा होगा। हाँ, 29 गिरफ्तारियां एक बहुत बड़ी संख्या है। इससे पता चलता है कि पुलिस ने काफी गहराई से जांच की है और नेटवर्क के कई सदस्यों तक पहुंचने में कामयाब रही है। ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा गिरोह इसमें शामिल था, जिनके अलग अलग रोल रहे होंगे। कोई विज्ञापन देख रहा होगा, कोई कॉलिंग कर रहा होगा, कोई अकाउंट हैंडलिंग और कोई पैसे निकालने का काम। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन 29 में वे 3 मुख्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी पहचान सबसे पहले सिगरा इलाके के राज टावर वाले ठिकाने से हुई थी। अच्छा, मुख्य आरोपी भी? हाँ, लगता है पुलिस ने सिर्फ छोटे कर्मचारियों को ही नहीं पकड़ा है, बल्कि शायद मुख्य साजिशकर्ताओं तक भी पहुंच गई है। ये महत्वपूर्ण है। किसी भी आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए उसके सरगनाओं तक पहुंचना जरूरी होता है। अगर मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं तो उनसे पूछताछ में नेटवर्क की पूरी संरचना, पैसे के लेन देन और शायद अन्य शहरों या राज्यों में फैले इसके जाल के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। कुछ गिरफ्तार लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जैसे रितिका यादव जो वाराणसी की ही रहने वाली हैं, धीरज दुबे जो जौनपुर जिले से हैं और विक्रम यादव चंदौली जिले से। इनकी उम्र भी 23 से 34 साल के बीच है। अक्सर ऐसे कामों में युवा लोगों को ही शामिल किया जाता है ना? हाँ, ये पैटर्न कई साइबर अपराधों में देखा गया है। युवाओं को शायद जल्दी पैसा कमाने का लालच देकर या फिर उनकी टेक्निक की जानकारी का फायदा उठाकर ऐसे गिरोहों में भर्ती कर लिया जाता है। इन गिरफ्तारियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस शायद और भी लोगों तक पहुंच सकती है या उन पीड़ितों तक भी पहुंच सकती है जिन्होंने शायद अभी तक शिकायत दर्ज ही नहीं कराई हो। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सबूत के तौर पर 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड के साथ और 3,830 रुपए नगद भी जब्त किए हैं। अच्छा। नकदी की रकम तो खैर बहुत कम है, लेकिन वो मोबाइल फोन शायद ज्यादा अहम सुराग दे सकते हैं। बिल्कुल, जब्त की गई नकदी की रकम भले ही कम लगे, लेकिन ऐसे मामलों में असली खजाना होते हैं ये डिजिटल डिवाइस। हाँ, ये 3 मोबाइल फोन और उनके सिम कार्ड जांच के लिए सोने की खान साबित हो सकते हैं। इनसे कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, बैंक खातों के डिटेल्स और शायद अन्य पीड़ितों के नंबर भी मिल सकते हैं। इनसे ये भी पता चल सकता है कि ये लोग आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते थे और नेटवर्क के बाकी सदस्य कौन हैं। तो मतलब काफी कुछ पता चल सकता है इनसे। हाँ, अब पुलिस की जांच का अगला महत्वपूर्ण कदम होगा मनी ट्रेल, यानी पैसे के लेन देन का पता लगाना। राइट। पैसा कहाँ से आया, किन खातों में गया और अंततः किसके पास पहुंचा, ये सब इन फोन्स की जांच से पता चल सकता है। और इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या? कि ये नेटवर्क असल में कितना बड़ा है और इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं।
हाँ, ये सवाल वाकई महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ वाराणसी तक ही सीमित था या इसके तार देश के दूसरे हिस्सों से भी जुड़े हैं? उम्मीद है जांच में ये सब सामने आए। उम्मीद तो यही है। अब जरा कानूनी पहलू पर आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वाराणसी कमिश्नरेट में एफआईआर दर्ज की गई है। केस नंबर 0033-2025 है, यानी कानूनी प्रक्रिया विधिवत शुरू हो चुकी है। ठीक है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(2), 318(4), 61(2) और साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66(c) और 66(d) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं क्या बताती हैं? मतलब क्या ये इस तरह के अपराध के लिए पर्याप्त है? देखिए, ये धाराएं काफी गंभीर अपराधों की ओर इशारा करती हैं। आईटी एक्ट की धारा 66(c) वो सीधे तौर पर पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट से संबंधित है। अच्छा। इसका मतलब है कि आरोपियों ने शायद निवेशकों की पहचान, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह का गलत इस्तेमाल किया। और धारा 66(d) है कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, मतलब चीटिंग बाय पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। ओके। यानी कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी और का रूप धारण कर या गलत पहचान बताकर धोखाधड़ी करना। ये दोनों धाराएं साफ करती हैं कि यह एक संगठित साइबर अपराध है। ठीक है। और बीएनएस की धाराएं? जहां तक भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का सवाल है, धारा 318 धोखाधड़ी यानी चीटिंग से संबंधित अलग अलग पहलुओं को कवर करती है और धारा 61 वो शायद आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित हो सकती है। इन धाराओं का एक साथ लगना ये दिखाता है कि पुलिस इसे एक सोची समझी साजिश के तहत की गई धोखाधड़ी मान रही है, जिसमें तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अच्छा। और ये भी दर्शाता है कि हमारा कानूनी ढांचा अब इस तरह के आधुनिक तकनीक आधारित अपराधों से निपटने के लिए मतलब सुसज्जित हो रहा है और इसमें दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। यह भी बताया गया है कि ये पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस उपायुक्त अपराध यानी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम के सीधे निर्देशों पर की गई। इसका मतलब है कि पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो इस मामले की गंभीरता को समझ रहे थे और इस पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। निश्चित रूप से जब ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर होता है और इसमें कई टीमें शामिल होती हैं, तो उच्च अधिकारियों का सीधा मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण बहुत जरूरी होता है। हाँ। इससे संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है और अलग अलग यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहता है। गिरफ्तारियों को अंजाम देने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और साइबर सेल वाराणसी के इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स की एक बड़ी संयुक्त टीम बनाई गई थी। इतने सारे पुलिसकर्मियों की टीम लगना भी इस ऑपरेशन के स्केल को दिखाता है। बिल्कुल। इस तरह के मल्टी लोकेशन ऑपरेशन जहां एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करनी होती हैं, सबूत जुटाने होते हैं, गिरफ्तारियां करनी होती हैं, उसके लिए बेहतरीन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। सही बात है। और यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और साइबर सेल की जो एक्सपर्टीज है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके पास तकनीकी निगरानी करने, डिजिटल सबूत इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जरूरी उपकरण और स्किल्स होते हैं। खुफिया जानकारी जुटाना, चाहे वो मुखबिरों से हो या तकनीकी सर्वेलेंस से, इस तरह के नेटवर्क को तोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये वाकई वाराणसी पुलिस की एक सराहनीय कार्रवाई है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि वाराणसी में पुलिस ने स्टॉक मार्केट निवेश के आड़ में चल रहे एक बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है। हाँ। ये गिरोह सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन देकर, नकली वीडियो दिखाकर भरोसा जीतता था, फिर निवेशकों के ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सेस लेकर जबरदस्त ट्रेडिंग करवाता था, भारी ब्रोकरेज काटता था और मुनाफे का बड़ा हिस्सा और मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे अपने खातों में डाल लेता था। अब तक 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या निकलता है हम सबके लिए? देखिए, ये घटना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दिखाती है कि अपराधी किस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि सोशल मीडिया या किसी भी अनजान स्रोत से मिलने वाले जल्दी अमीर बनो या गारंटीड हाई रिटर्न वाले निवेश के प्रस्तावों पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। बिल्कुल नहीं। कोई भी योजना कितनी भी आकर्षक क्यों ना लगे, उसमें पैसा लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करना बेहद बेहद जरूरी है। और ये जांच कैसे करें? मतलब आम आदमी क्या करे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, जांच कैसे करें? सबसे पहले देखें कि क्या वो कंपनी या व्यक्ति सेबी जैसी रेगुलेटरी संस्था के साथ रजिस्टर्ड है। हाँ। क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाइड है? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है या बहुत अच्छी लग रही है, जिस पर
यकीन करना मुश्किल हो रहा हो, मतलब टू गुड टू बी ट्रू जिसे कहते हैं, हाँ, तो किसी भरोसेमंद और रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी वित्तीय जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल या ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा न करें। बहुत जरूरी बात। और अंत में एक विचार करने लायक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए और कि इस तरह के कितने और अनदेखे धोखाधड़ी नेटवर्क हमारे आसपास सक्रिय हो सकते हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक आम निवेशक इस डिजिटल युग में खुद को ऐसे वित्तीय जालसाजों से बचाने के लिए अपनी जागरूकता और सतर्कता कैसे बढ़ा सकता है? तकनीक हमें सुविधाएं तो देती है, लेकिन साथ ही नए खतरे भी पैदा करती है। इस संतुलन को कैसे साधा जाए ताकि हम तकनीक का फायदा उठा सकें बिना उसका शिकार बने? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।